today we'll discuss the topic of source of Indian constitutions. Some people saw that कि Indian constitution is a borrowing bag, but ऐसा नहीं है, क्योंकि हम वही चीज अडॉप्ट करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है या फिर जिस पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है। ऐसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि हमारे इंडिया पर ब्रिटिश का रूल था एंड उनके गवर्नेंस सिस्टम को, उनके गवर्नमेंट के सिस्टम को हमने जाना है, अडॉप्ट किया है, इसलिए हमने मेजर पार्ट कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसी तरह हम सारे पार्ट्स को देखेंगे कि हमने कहां से कौन सी चीजें अडॉप्ट की है, और हमने लगभग 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को अध्ययन किया है, स्टडी किया है, और उसके बाद में हमें जो सबसे बेस्ट लगा उसी को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया है। तो इसलिए यह कहना गलत होगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का जो संविधान है, वो क्या बोरोइंग बैग है? नहीं, क्योंकि हमने वही चीजें अडॉप्ट की है जो बेस्ट है। क्योंकि ऐसा होता है कि जनरली कि हर चीज ठोकर खा के सीखने की नहीं होती, कुछ चीजें दूसरों को देखकर भी सीख लेनी चाहिए। इसी तरह हमने इसमें भी अपनाया है। अगर हम हर चीज का प्रैक्टिस करते, अपने लेवल पर उस चीज को अगर प्रैक्टिस करते, तो शायद आज तक हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार भी नहीं होता। लेकिन ये जो चीजें हमने अडॉप्ट की है वो वहां की कंट्री में क्या है, अडॉप्टेबल है एंड वहां की प्रैक्टिस में लागू थी। इसलिए हमने भी सोचा कि इन चीजों को अडॉप्ट कर लिया जाए, क्योंकि वहां की जो परिस्थितियां थी, जो कंडीशंस थी, वो ही भारत के लिए उस टाइम थी। तो हमने जो भी चीज अडॉप्ट की है वो भारत के लिए सूटेबल है, और आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखकर ये लग भी रहा है कि जो चीजें हमने उस टाइम अडॉप्ट की है वो हमारे लिए सही थी, राइट थी। तो चलो हम आज टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, यानी हमने कहां से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है, अडॉप्ट किया है। तो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो मेजर पार्ट है वो कहां से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इससे हमने क्या लिया है? इससे हमने लिया फेडरल स्कीम ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी जो गवर्नर का पद है प्रत्येक स्टेट के लिए, वो हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी की जो स्ट्रक्चर है, हमारे जुडिशरी की स्ट्रक्चर कैसी है? हमारी जुडिशरी की स्ट्रक्चर सिंगल है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी जुडिशरी है एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट्स है एंड बाद में लोअर कोर्ट्स है। तो यहाँ पे क्या एक हायरार्की में काम चल रहा है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आएगा पहले कहां जाएगा? लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिंगल सिस्टम है। लेकिन हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में यूनियन और स्टेट के लिए अलग अलग क्या होते हैं? कोर्ट्स होते हैं। तो यूनियन वाला क्या देखता है? ओनली फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो देखता है, और स्टेट प्रत्येक अपने राज्य के लिए क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स देखता है। तो हमारा जो जुडिशरी की स्ट्रक्चर कैसी है? वो सिंगल स्ट्रक्चर है। इसके बाद में हम देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी आज हम यूपीएससी को देख रही हैं, जो भी हमने आईएएस आईपीएस ये जो सर्विस है, आईएफएस वो देख रहे हैं, वो किसके अंडर है? पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर आती है। इसके बाद में देखते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम अलग देखेंगे, क्योंकि हाँ मान लीजिए कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ब्रिटिश नहीं क्या है, इसको बनाया है, लेकिन ये भारत के लिए बनाया गया है। किसने बनाया ब्रिटिश नहीं है, बट बनाया किसने है? किसके लिए? भारत के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए है? ये अपनी कंट्री के लिए, और ये किसके लिए? ये हमारे कंट्री के लिए, यानी इंडिया के लिए। तो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज अडॉप्ट की है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट हमने कहां से अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट को हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश पर किसने शासन किया है, किसने रूल किया है? वो किया ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स ने अगर हम पर रूल किया है तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है। तो हमने ब्रिटिश के जो भी स्ट्रक्चर को अपने व्यवहार में अडॉप्ट कर लिया था, और हम उनके जो शासन प्रणाली है उससे क्या थे? अवगत थे, जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी। तो हमने क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया है, ना कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि हमें इस पर काफी वर्क कर लिया था। हमारे व्यवहार में, हमारे जो
कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली के जो मेंबर हैं उन्होंने इस चीज को वर्क कर लिया था। तो इन्होंने किसको अपनाया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया। उसके बाद में रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मीन्स होता है कि जो भी लॉ बनाया जाए, जो भी होगा वर्क, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। जो चीज लॉ में डिफाइन कर दी गई है वो ही सत्य होगी, वो ही राइट होगी। एंड इसके बाद में सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप कैसी होती है? सिंगल सिटीजन यानी हम प्रत्येक पीपल, जो भी सिटीजन है वो किसके नागरिक हैं? किसके सिटीजन हैं? हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम किसी स्टेट के नहीं हैं, हम किसी अनदर कंट्री के सिटीजन नहीं है। अगर हमें इंडिया का सिटीजन होना है तो हमें ओनली किसका? ओनली इंडिया का सिटीजन होना होगा। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। बात करते हैं यूएसए की। यूएसए में क्या है कि स्टेट की और यूनियन की सिटीजनशिप अलग अलग है। यानी कोई व्यक्ति अगर यूनियन का सिटीजन है तो वो क्या स्टेट का भी है, स्टेट का है तो यूनियन है, वहां पे क्या डबल सिटीजनशिप है। लेकिन भारत में क्या है? इंडिया में क्या सिंगल सिटीजनशिप है। इसके बाद में हम देखते हैं कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम हमने कहां से अडॉप्ट किया है? हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम ये होते हैं। तो हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। उसके बाद है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। आप आर्टिकल 105 देखना। आर्टिकल 105 में क्या है? आर्टिकल 105 में है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट होता है। यानी वो पार्लियामेंट में जाकर अगर अपनी कोई भी बात कहते हैं तो उन पे क्या है कि जुडिशियली एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो हमारी वॉइस होता है, यानी वो पीपल्स की वॉइस होता है। अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन होगा तो वो हमारी वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। जब हमारी वॉइस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा तो फिर ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो क्या होगी? ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि कुछ राइट्स ऐसे हो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाए, इसलिए स्पेशल प्रिविलेजेस किए गए। कहां से अडॉप्ट किए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। इसके बाद में हम देखते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। अब पार्ट्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी जो फंडामेंटल राइट्स में क्या है? फोर्सेबल है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी ऐसे है कि जिन्हें आज मान लीजिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हो गया, तो ऐसा हो सकता है उस दिन हम सभी फैसिलिटीज को लागू नहीं कर सकते, फोर्सेबल नहीं बना सकते। क्योंकि अगर एजुकेशन के राइट को उस टाइम, पंचायत के राइट को उस टाइम अगर हम दे देते, फोर्सेबल कर देते, तो उसी दिन हमारे देश की कंडीशन ऐसी नहीं थी, हमारे पास इतना वर्क नहीं था, टाइम नहीं था एंड इतने रिसोर्सेस नहीं थे। अब रिसोर्स और टाइम के अभाव में हमने डीपीएसपी को अडॉप्ट किया और कहा कि जब भी हमारे पास टाइम होगा एंड रिसोर्स होंगे तो हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डीपीएसपी का अर्थ होता है कि वो सप्लीमेंट्स जो क्या है कि हम टाइम के साथ एंड सोर्स के साथ पब्लिक को देंगे, वो होता है डीपीएसपी। और हमने डीपीएसपी कहां से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके बाद में हम देखते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पता है कि एक पीएम का प्रेसिडेंट यानी इलेक्शन होता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है जो हम आम लोग करते हैं। लेकिन अगर बात करें मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, तो वो कैसे होता है? वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और कैसे होता है? अनुपातिक रिप्रेजेंटेटिव, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के द्वारा होता है। यानी जब हम प्रेसिडेंट समझेंगे तो इस चीज को भी समझेंगे। तो ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है? ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, हमने यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या चीज अडॉप्ट की है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से एक व्यक्ति के, एक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को आजादी, फ्रीडम होगी तो ही वो अपनी वॉइस को कहेगा, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, उसे आजादी होगी कहीं भी जाने की, तो क्या होगा? उसका
पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो पर्सनैलिटी डेवलप होने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी होती है। और फंडामेंटल राइट्स भी कैसे, अगर वायलेशन हो जाए तो हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। तो ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है फंडामेंटल राइट्स, हमने अडॉप्ट की है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद में बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, जिसपे एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेटिव का कोई प्रेशर नहीं होता, ये फ्री होकर अपना वर्क करती है। फ्री होकर वर्क कैसे करेगी, एग्जाम्पल के तौर पर हम यही समझ लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, गार्जियन होता है। अगर इसको फ्रीडम ही नहीं होगी तो कैसा गार्जियन, इसलिए उसको प्रॉपरली क्या दिया गया, फ्रीडम दी गई है, ताकि ये क्या कर सके, फंडामेंटल राइट्स की या फिर कोई एनी लॉ जो क्या बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सके अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहां से अडॉप्ट किया, हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। अब हम बैक चलते हैं ब्रिटिश में। अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे पहली बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। सेकंड हम बात करें कि वहां पर सुप्रीमेसी किसकी है, वहां पर सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, यानी वहां पर जुडिशरी नहीं है। 2010 के बाद में वहां पर सुप्रीम कोर्ट को स्टेबल किया गया था, लेकिन लॉर्ड ऑफ हाउस के मेंबर्स होते हैं, वो ही क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। और जो लोग हमारी पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने अगर स्वीकार कर लिया तो वो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पर होगा। पर वहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। तो हमने कहां से अडॉप्ट किया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिपेंडेंट जुडिशरी अडॉप्ट किया है। इसके बाद में हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, यहीं से हम दोबारा समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट ने एक बार लॉ बना दिया तो उसके बाद जुडिशरी यानी जज या फिर हमारे जो कोर्ट्स हैं उस पर कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर राइट है कि जुडिशरी जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंक्वायरी करेगी, क्या वो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ये हमने कहां से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद में देखते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सीधी सी बात है कि जहां पे प्रेसिडेंट का पद यानी ऑफिस है वो हाई होगा, वहीं इम्पीचमेंट होगा। तो अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, और वहां के जो प्रेसिडेंट को हटाने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। इम्पीचमेंट कुछ नहीं है, वहां के प्रेसिडेंट को रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है या फिर फोर्सफुली रिजाइन करवा दिया जाता है, वो होता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। वो हमने कहां से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद में हम देखते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज। यहाँ पे बताया गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऐसी होगी कि जो भी जज वर्क कर रहा है उसको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने चाहा और हटा दिया, गवर्नमेंट के चाहने से नहीं हटता है। यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 बहुमत के द्वारा, मेजोरिटी के द्वारा ही किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। सीधी सी बात है कि अगर लोकसभा में एंड राज्यसभा में किसी भी पार्टी को अगर स्पेशल मेजोरिटी होगी यानी 2/3 अगर वोटों की मेजोरिटी होगी तो ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी सही रहेगी, तभी किसी जज को हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। ये होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एंड ये हमने कहां से लिया है, यानी हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल हटाने का हमने जो फॉर्मूला है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद में हम देखते हैं पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वैसे देखा जाए वाइस प्रेसिडेंट का कोई वर्क नहीं है, इंडिया में भी कोई वर्क नहीं है, लेकिन इंडिया में हमने क्या किया, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हमने क्या है, चेयरपर्सन बना दिया है राज्यसभा का। यानी जो राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होगा, एक्स ऑफिसो ऑफ कौन होगा राज्यसभा का, वो होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती, उन्हें दी जाती है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर। ओके, तो हमने ये पोस्ट कहां से लिया है, हमने ये पोस्ट लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद में हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है, लेकिन अगर ओवर रूल होता है तो किसके लॉ एक्टिव रहेंगे, वहां पर यूनियन के लॉ एक्टिव रहेंगे। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से अडॉप्ट की है, हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। एंड जॉइंट सिटिंग का
हम देखेंगे कि आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग की बात की गई है। जॉइंट सिटिंग कुछ नहीं है, ऐसा होता है कि लोकसभा के द्वारा अगर कोई लॉ पारित कर दिया जाता है, अगर उसको एंड राज्यसभा के द्वारा उस लॉ को पारित नहीं किया जाता है और वो 6 महीने तक उसको रोक लेता है, तो उसके बाद में प्रेसिडेंट क्या करेगा, जॉइंट सिटिंग करवाएगा। जॉइंट सिटिंग में ऐसा होता है कि हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं एंड यहाँ पर 245 मेंबर्स हैं, तो मेजोरिटी किसकी रहेगी, लोकसभा की, तो इसको पारित करवा लिया जाता है। जॉइंट सिटिंग का सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर लोकसभा हैवी रहेगी किससे, राज्यसभा से। सुपीरियर कौन होगा, लोकसभा होगा, इंफीरियर कौन होगा, यहाँ पे राज्यसभा होगा। तो जॉइंट सिटिंग का जो हमने मैनेजमेंट कहां से लिया है, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, दैट्स इट। इसके बाद में हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है तो हमने प्रक्रिया कहां से अडॉप्ट किया, साउथ अफ्रीका से। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने कहा था कि अगर आपको लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है, राइट नहीं है, रॉन्ग है, तो आप 2/3 मेजोरिटी के द्वारा इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो कहां से लिए हैं, हमने साउथ अफ्रीका से लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के कैसे होते हैं, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स के राज्यसभा के इलेक्शन रिप्रेजेंटेड यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से होते हैं, यानी ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल प्रणाली होती है, उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं। तो हमारे यहाँ 4 सिस्टम ऐसे थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनका इलेक्शन कैसे होता है, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके माध्यम से होते हैं। ये 4 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर इलेक्शन ऐसे होते हैं। इस पे हम अलग से सेशन रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये है कि साउथ अफ्रीका में से हमने क्या चीज अडॉप्ट की है, तो हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने कहां से अडॉप्ट किया है, हमने अडॉप्ट किया साउथ अफ्रीका से। इसके बाद में हम बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से हमने क्या चीज अडॉप्ट की है, जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 358 एंड 359 देखना, वहां पे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को क्या है, सस्पेंड किया जा सकता है, कब, इमरजेंसी के दौरान। क्योंकि हमारे इमरजेंसी के प्रोविजन 352 से लेकर 360 तक है, और इसी में क्या है 358 से लेकर 359 में फंडामेंटल राइट से संबंधित बताया गया कि कब उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये हमने सस्पेंड कहां से लिया है, हमने जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रांस की। फ्रांस से क्या है कि जब भी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ रिपब्लिकन जो हमारे 26 जनवरी है उस दिन क्या होते हैं, हमारे गेस्ट कौन होते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट या फिर पीएम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हमने रिपब्लिकन सिस्टम कहां से लिया है, हमने रिपब्लिकन सिस्टम फ्रांस से लिया है। एंड इसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जब भी ऐसा हो गया कोई और मुख्य गेस्ट नहीं आ रहा है तो फ्रेंच तो हमेशा हाजिर ही रहता है। तो फ्रांस हमेशा रिपब्लिकन पर आता है अगर इनवाइट किया जाए तो, क्योंकि इनकी डेमोक्रेसी कैसी है, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। इसके बाद में हम देखते हैं आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने कहां से लिया है, ये आइडिया हमने कहां से लिया है, ये हमने फ्रांस से लिया है। क्योंकि सन 1789 में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहां के पीपल्स ने क्या, ये 3 नारे दिए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये 3 नारे इतने पॉपुलर हुए कि हमने और फ्रांस ने इसे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया है। हमने भी इनको स्थान दिया और फ्रेंच ने भी, और फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इन्हें अडॉप्ट कर लिया है। तो आपको ये 3 वर्ड्स हमेशा याद होने चाहिए, फ्रांस से रिलेटेड। एंड रिपब्लिकन सिस्टम हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है। इसके बाद में हम देखते हैं यूएसएसआर। आपको पता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या है इसमें अडॉप्ट नहीं किया था। इसे हमने 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 से अडॉप्ट किया है। इंदिरा जी के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। तो हमने किससे प्रभावित होकर अडॉप्ट किया है, यूएसएसआर से। ओके, इसके बाद में आइडिया ऑफ जस्टिस,
इन प्रियम्बल, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल देखता हमें पता चलेगा कि सोशली, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात किसमें की गई है, प्रियम्बल में की गई है। आप प्रियम्बल देखोगे तो वहां पे ये 3 जस्टिस की बात की गई है। और हमने ये जस्टिस कहां से लिए है, हमने ये जस्टिस ली है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा आज का टॉपिक था सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम मिलते हैं, तब तक के लिए